मंथली रेवेन्यू कितना है? एससीबीटी से पहले की बात करें तो 1000 से कभी ऊपर हो जाता था, कभी नीचे हो जाता था। अभी मैंने आपको बताया मेरे पास 15-16 अकाउंट है। ये जो सिंगल अकाउंट्स मोबाइल के अंदर लॉगिन है, इसकी लास्ट मंथ की भी अर्निंग $5000 प्लस है, और इस टाइम जब हम बैठे हैं इस टाइम की भी उसकी $5000 प्लस अर्निंग है। अच्छा, आपने ब्लॉगिंग भी ट्राई की थी? बल्कि जब भावलपुर मीटअप था तो मेरा आपसे क्वेश्चन ही यही था खड़े होकर, मैंने कहा कि सर मैं काम कर रहा हूँ, तो जब ये मैं एसईओ सीखूंगा, सारी चीज़ें सीखूंगा, तो मैं इनको एज ए एजेंसी या सारी मैंने चीज़ों को एजेंसी बना के चलना है। तो आपने तब भी सारे क्वेश्चंस के आंसर किए थे, तो मैंने उन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो अप करके अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा। 2019 से आपने बताया कि आप इस फील्ड में थे, फ्रीलांसिंग में, फाइवर भी चला रहे थे, तो फिर आई स्किल्स का ख्याल कैसे आया? हम जो थे मतलब बहुत ज़्यादा लो लेवल पे काम कर रहे थे, मतलब सोलो फ्रीलांसर प्रोजेक्ट्स पकड़ना भी खुद है, क्लाइंट भी डील खुद करना है। पहले हमें था कि हम काम कर रहे हैं तो हमें इसको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन जब बाद में हमने ज्वाइन किया तो हमें पता चला कि बड़ी सारी चीज़ों का जिसका हमें नहीं आइडिया था वो आई स्किल्स ने और एससीबीटी कोर्स ने हमें उन चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाया। अभी 8+ अकाउंट्स मैनेज कर रहे हो? सर 8 नहीं, ऑलमोस्ट 15+ अकाउंट्स होंगे और सारे लेवल 2+ हैं। अब किन किन स्टैक्स को, किन किन फील्ड्स को कवर कर रहे हो? क्रिएट भी करना, उनका कंटेंट बनाना है, डिजाइनिंग करनी, उनको पोस्ट करना, और क्लाइंट ने अगर कह दिया है तो उनका कोई मेटा से ऐड भी चला देना है। अच्छा, सोलो फ्रीलांसर थे आप उस वक्त तक, अब माशाल्लाह आपने बंदे भी हायर किए हुए हैं 8-10। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेड टीम है, मैं कहता हूँ हर कैटेगरी कवर की हुई है। मल्टीपल फाइवर के अकाउंट्स हैं, अपना ऑफिस सेटअप किया हुआ है, ऑलमोस्ट 20 लैपटॉप्स हैं, उनके अंदर RDBs चल रही हैं, डिफरेंट अकाउंट्स चल रहे हैं। फाइवर पे हाई टिकट क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने का क्या कोड क्रैक किया आपने? देखेंगे मेरा स्लोगन ये है कि हमेशा अपने आप को अप सेल करना चाहिए। जब आप लो सेल करते हो तो एक क्लाइंट का कॉन्फिडेंस आप पे जो है ना वो लॉस हो जाता है। वो मैंने आपको $200 पे हायर किया, हाउ वुड यू कम्युनिकेट विद मी कि मैं आपको $800 देने पे तैयार हो जाऊँ? कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं आपकी सेम निशेस वाले, उनकी ये प्लस पॉइंट्स हैं और आप इन चीज़ों में लूज कर रहे हो, तो इनको अगर हम कवर करें तो आप अपने सेल्स को या अपनी सर्विसेज को ज़्यादा सेल कर सकते हो। जब आप क्लाइंट को वैल्यू दोगे तो डेफिनेटली क्लाइंट आपको भी वैल्यू देगा। कॉमन सा आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि AI आने की वजह से जी फाइवर पे जो है ना क्लाइंट्स कम हो गए हैं, तो आपका क्या इसके बारे में ख्याल है? सर जो छोटी स्किल्स थी ना, जिनको AI ने बिल्कुल ही मतलब कवर करने की कोशिश की है, उन पे थोड़ा बहुत इफेक्ट आया है, लेकिन जो बड़ी स्किल्स थी, जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। आपकी एजेंसी की जो सबसे प्रॉफिटेबल सर्विस? फाइवर पे तो ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, फिर जब SEO को किया तो SEO की सर्विसेज भी काफी ज्यादा हाईली पेड है। इनमें 4000 से लेके $6000 तक भी एक क्लाइंट हम क्लोज कर लेते हैं ऑफ पेज SEO का। अच्छा, फ्रीलांसर्स अपनी ग्रोथ स्लो क्यों कर लेते हैं? मतलब मैंने एक पैटर्न देखा है कि हमारे यहाँ जो $2000 तक पहुंच जाता है तो वो $2000 पे स्टक हो जाता है। क्लाइंट से थोड़ी सी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज होगी। फाइवर ने ये नहीं देखा कि आपका लेवल 2 है, आपका जो मर्जी, उन्होंने फौरन अकाउंट सस्पेंड कर दिया। और सर मैं कहता हूँ वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, अगर आपको अभी जीरो से स्टार्ट करना पड़े, आप 2019 वाले इरा में हो, व्हाट यू वुड डू इन नेक्स्ट 90 डेज? जब पैंडेमिक आया तो तब बहुत ज्यादा लोगों ने जंप किया फ्रीलांसिंग में। मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ, अब पहले से थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन अगर आपकी अपनी स्किल पे ग्रिप ज्यादा है, आपको कॉन्फिडेंस है, तो अभी भी आप अपनी स्पेस बना सकते हो। लोग कहते हैं कि ये जो इवेंट्स होते हैं टाइम वेस्ट होता है, टॉक्स होती हैं उसमें कोई वैल्यू नहीं होती, बट एक वर्कशॉप ने आपको 30x ऑलमोस्ट बूस्ट दिया, तो इस बारे में क्या कहोगे? कि हमारे अंदर भी ये था कि भाई हम काम कर रहे हैं तो हम इनको क्यों देखें यार, स्पीकर्स हैं आके अपने वो भाषण दे रहे हैं, लेकिन वहां से हमने देखा कि यार जिस लेवल पे या जिस स्टेटस पे हम काम कर रहे हैं उससे आगे एक दुनिया और भी है। जो नए बच्चे आए हैं घबराए होते हैं, उनको हाथ पांव फूले होते हैं, पसीनों पसीन हुए होते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं किसी नई दुनिया में आ गए हैं, ये सारे एलियंस घूम रहे हैं, इनको हम जानते नहीं है, ये दुनिया के लोग हैं नहीं जो हम घर बार छोड़ के आए हैं। उनको क्या मैसेज दोगे कि वो किस तरह अपने आप को काम डाउन करें, किस तरीके से कंसिस्टेंट रहें? अब एक बच्चा है, उसने लेक्चर ही स्टार्ट किया, मतलब उसका 20-22वां लेक्चर हुआ है, तो वो शुरू से ये माइंडसेट लेके आते हैं, ये होप लेके आते हैं भाई हम जाते ही $1000 से स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज नहीं, उनको ये चाहिए कि स्किल आप सीख रहे हैं ना, उसमें से एक कैटेगरी को पकड़ के उसके ऊपर अपनी फुल ग्रिप बनाए, उस पर अपनी एक्सपर्टीज बनाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर नांडला, मेरे साथ हैं रिहान, ये हैं बहावल नगर से। फाइवर के चीते हैं माशाल्लाह, 15 से ज्यादा अकाउंट्स रन कर रहे हैं, $7000 से ज्यादा का रेवेन्यू पर मंथ जनरेट कर रहे हैं और हर तरह की ऑलमोस्ट सर्विसेज दे रहे हैं, फ्रॉम SEO टू सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इसके अलावा वर्डप्रेस, वेबसाइट डेवलपमेंट और इसके अंदर थोड़ी बहुत ऑटोमेशन की भी सर्विसेज देते हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि सबसे पहले तो 15+ अकाउंट्स को मैनेज करने का तरीका क्या है। पाकिस्तान
पाकिस्तान में रहते हुए। उसके बाद रैंकिंग कैसे की जाती है फाइवर पे। उसके बाद हाई टिकट क्लाइंट्स, मतलब $200 वाले बंदे को $800 देने पे मजबूर कैसे किया जाता है, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम इनसे सीखेंगे। रिहान, आप यहाँ पे पहुंचे यार, बड़े एक सैड इंसिडेंट हुआ है आपके साथ। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। नहीं सर, हम तो बल्कि बहुत ज़्यादा मैं हैप्पी था कि मैं आई स्किल की वजह से काफ़ी ज़्यादा मैंने चीज़ों को एक्सपैंड किया, तो मेरी ये दिल में थी कि मैं इसका सारा क्रेडिट या जाके सर तनवीर से मिलूंगा, उनका स्पेशल थैंक यू कहूँगा। तुम्हारी मेमोरी थोड़ी सर अच्छी मेमोरी अच्छी बन गई है कि वो चाबी भी अंदर रहेगी। मुझे था कि चाबी अंदर हो तो लॉक नहीं होती गाड़ी, लेकिन वो पता नहीं किस तरह से लॉक होगी सारी चीज़ें। वैसे नहीं होती, लेकिन बस वो हो गई, नहीं पता चला, तो फिर हमने उसको तोड़ के खोल लिया, कोई इशू नहीं है। ऑलरेडी काम कर रहे थे, मतलब 2019 से आपने बताया कि आप इस फील्ड में थे, फ्रीलांसिंग में फाइवर भी चला रहे थे, तो फिर आई स्किल्स का ख्याल कैसे आया, क्यों ज्वाइन किया? सर एक तो हम आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैच थे, हम आपकी पोस्ट वगैरह सारी चीज़ें देखते रहते थे, साथ सक्सेस स्टोरीज भी। तो हम जो थे मतलब बहुत ज़्यादा लो लेवल पे काम कर रहे थे, मतलब सोलो फ्रीलांसर, प्रोजेक्ट्स पकड़ना भी खुद है, क्लाइंट भी डील खुद करना है, काम भी करके खुद देना है। तो जब हम सक्सेस स्टोरीज देखी, सारी चीज़ देखी, तो हमें भी था कि हम ना कम्युनिटी के साथ ऐड होंगे लाजमी। तो हमने आपके मीटअप्स अटेंड किए, सीपीसी में आपकी वर्कशॉप अटेंड की, तो उसके बाद हमने CPC 23 वाली, हाँ जी CPC 23 वाली, वो जो टेबल में नीचे बैठ के भी बच्चों ने आपके साथ जो राउंड टेबल थी। हाँ जी राउंड टेबल थे, उस टाइम एनरोल थे उसके अंदर SCPT के अंदर। फिर वो लेक्चर स्टार्ट हुए, सारी चीज़ें ली, कुछ शॉर्टकट्स भी थे, ऑलरेडी नॉलेज था चीज़ों का, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल साबित हुआ। मतलब पहले हमें था कि हम काम कर रहे हैं तो हमें इसको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन जब बाद में हमने ज्वाइन किया तो हमें पता चला कि बड़ी सारी चीज़ों का जिसका हमें नहीं आइडिया था, वो आई स्किल्स ने और SCPT कोर्स ने हमें उन चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, सोलो फ्रीलांसर थे आप उस वक्त तक? जी सर। अब माशाल्लाह आपने बंदे भी हायर किए हुए 8-10। बिल्कुल नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेड टीम है। मैं कहता हूँ हर कैटेगरी कवर की हुई है, मल्टीपल फाइवर के अकाउंट्स हैं, अपना ऑफिस सेटअप किया हुआ है, ऑलमोस्ट 20 लैपटॉप्स हैं, उनके अंदर RDPs चल रही हैं, डिफरेंट अकाउंट्स चल रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसकी तरफ तफसील से आते हैं क्योंकि लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा। RDP क्या है, रिमोट एक्सेस क्या है, ये सारा कुछ। फ्रीलांसर एज अ सोलो स्टार्ट किया था, अब एजेंसी बनाई, क्यों? सोलो में क्या प्रॉब्लम थी कि एजेंसी की तरफ आना पड़ा? सोलो फ्रीलांसर सर आप ग्रो नहीं कर सकते, जिस लेवल पे आपको जाना चाहिए उस तरह से आप ग्रो नहीं कर सकते। फिर दूसरा मेरा ये भी एक यकीन है कि जब आपके साथ बाकी कुछ लोगों का रिज़्क जुड़ता है ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। और ये मैंने अपने पर्सनल अपनी सारी इस जर्नी में मैंने ये एक्सप्लोर किया और ये देखा है कि जब आपके साथ कुछ लोग अटैच होते हैं एज ए टीम, आप उनको एज ए बॉस लेके चल रहे हो, उनका रिस्क भी आपके साथ अटैच है, तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलते जाते हैं। अच्छा, आपने ब्लॉगिंग भी ट्राई की थी? जी सर, ब्लॉगिंग ट्राई की थी मैंने। मोड AP के वेबसाइट्स बनाई थी, एक टेरा बॉक्स था कोई वो स्पेस के लिए, और फिर इसके अलावा 2-3 और ऐप्स थी। तो वो फेल हो गया उसमें? हाँ की, उनको पब्लिश भी किया, लेकिन वो मुझे लगता है कि मेरे लिए थी नहीं ब्लॉगिंग, क्योंकि ऑलरेडी सर्विसेज में थोड़ा बहुत था आइडिया, तो मैंने उसी चीज़ को लेकर परस्यू किया। बल्कि जब भावलपुर मीटअप था तो मेरा आपसे क्वेश्चन ही यही था खड़े होकर, मैंने कहा कि सर मैं काम कर रहा हूँ, तो जब ये मैं SEO सीखूंगा, सारी चीज़ें सीखूंगा, तो मैं इनको एज ए एजेंसी या सारी मैंने चीज़ों को एजेंसी बना के चलना है। तो आपने तब भी सारे क्वेश्चंस के आंसर किए थे, तो मैंने उन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो अप करके अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा। क्या आंसर था वो ऑडियंस को बताओ, ताकि जो स्टक है ना इस वक्त 2 चीज़ों में, उनको भी क्लैरिटी मिले। आपने कहा था कि जब आप इस कोर्स में आएंगे तो आपको मल्टीपल्स बड़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपने उनमें से किसी एक चीज़ के ऊपर अच्छी तरह से ग्रिप हासिल करनी है कि आपको उसमें एक्सपर्टीज हो, क्योंकि आप जो इसको सेल करने जा रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ पे ऑलरेडी बड़े सारे लोग बैठे हैं जो उन सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। तो आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है कि क्लाइंट अगर आपको हायर कर रहा है अपनी वेबसाइट SEO के लिए या उसकी रीडिजाइनिंग के लिए या ऑन पेज SEO के लिए, तो वो आपको क्यों हायर करेगा। तो आपने अपने आप को पहले एक्सपर्ट बनाना है अच्छी तरह से, फिर उस चीज़ की आपने सर्विसेज देनी है। तो उसी चीज़ को फॉलो अप किया कि जिस नीच को या जिस चीज़ को पकड़ा है उसको अच्छी तरह से करके, उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करके, फिर उसके बाद उसको फर्दर कंटिन्यू। तो यही चीज़ सक्सेस की रीजन बनी है। अभी 8+ अकाउंट्स मैनेज कर रहे हो? सर 8 नहीं, ऑलमोस्ट 15+ अकाउंट्स होंगे और सारे लेवल 2+ हैं। 15 से ज़्यादा अकाउंट्स? बिल्कुल ऐसे है, और उनमें से कुछ टॉप रेटेड भी हैं। मतलब टॉप रेटेड का बैज नहीं मिला, लेकिन उनकी अर्निंग्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गई, थ्रेशोल्ड कंप्लीट है। बिल्कुल ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल अकाउंट्स कैसे मैनेज किए जाते हैं? सर मल्टीपल अकाउंट्स टेक्निकली एक तो ये है कि मतलब आप अपने सिस्टम पे या अपने IP पे एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं बना सकते या चला नहीं सकते। मतलब आप बना भी लो तो एक टाइम पे 2 अकाउंट्स आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो फिर इसका सोल्यूशन ये निकालते हैं कि मतलब रिमोट डेस्कटॉप्स मिल जाते हैं, मतलब उनकी $15 $10 मंथली उनकी फीस होती है। RDP ले लिया लेट्स सपोज USA में? बिल्कुल, USA नहीं सर, पाकिस्तानी RDP मिल जाती है, किसी भी लोकेशन की RDP मिल जाती है। अब इस टाइम मेरे पास पाकिस्तानी RDPs चल रही हैं जिनके अंदर अकाउंट्स लगाए हुए हैं, लॉगिन वाई पाकिस्तानी? क्योंकि सर अकाउंट की लोकेशन पाकिस्तानी है तो RDP भी पाकिस्तानी होनी चाहिए। पहले ऐसे होता था कि RDP हम USA के अंदर के भी अकाउंट लगा देते थे तो कोई इशू नहीं बनता था, लेकिन अब फाइवर ने वो अकाउंट को सस्पेंड करना शुरू कर दिया कि आपकी लोकेशन इनकॉन्सिस्टेंसीज हैं। अकाउंट्स हमारे भी फ्लैग हुए इस वजह से। तो फिर हमने इसकी रीजन को ढूंढा और उसका सोल्यूशन निकाला कि हमें जो है ना इसकी लोकेशन सेम करनी पड़ेगी। तो फिर हमने पाकिस्तानी RDPs के अंदर उन अकाउंट्स को लगाया। तो नहीं, लोकेशन इनकंसिस्टेंसी क्यों आती थी? हालांकि सिर्फ वो लॉगिन तो उधर ही है RDP में ही, या यहाँ भी लॉगिन कर लेते थे? RDP
आरडीपी की लोकेशन यूएसए की होती थी, अकाउंट बना हुआ है पाकिस्तान का, उसके ऊपर लोकेशन पाकिस्तान की शो हो रही है, आरडीपी यूएसए की होती, तो इस वजह से वो मिसमैच होती थी लोकेशन, तो वो अकाउंट सस्पेंड कर देते। स्टेप नंबर 1, इफ यू वांट टू रन मोर अकाउंट्स तो आपको आरडीपी लेना पड़ेगा। आरडीपी में भी आप वो वाला लोकेशन चूज करें जो अकाउंट की लोकेशन शुरू से सेट की हुई ऐसे है। ही ऐसे ही अकाउंट जब हम बाय करते हैं ना, मतलब कोई भी सेल करने के लिए आता है तो डिफरेंट लोकेशंस के होते हैं, जैसे इंडिया का भी हो जाता है, बांग्लादेश के भी सेलर्स होते हैं। तो ओके, फिर जिस अब location- इसमें स्टेप नंबर 2, अब मल्टीपल अकाउंट्स आप रन कर रहे हो, अब उसमें कोई मैसेज आ गया तो उसको कैसे पता चलेगा? सर वो सारे अकाउंट्स की जो मेल्स है ना, वो मैंने अपने फॉरवर्डर लगाए हुए एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर उनकी जो मेल्स है ना, जीमेल अपने अंदर लॉगिन किया हुआ है कि जब भी किसी आरडीपी किसी अकाउंट के ऊपर मैसेज आता है मुझे मेल आ जाएगा। फाइवर के मैसेज के 2-3 मिनट बाद आपको मेल आ जाती है, फौरन आप उस आरडीपी को ओपन करो, उसको रिप्लाई कर दो क्लाइंट को। अच्छा, वो जो ईमेल्स की एक्सेस है वो आपने अपने पास रखी हुई है, टीम को भी दी हुई है? ईमेल्स की एक्सेस मैंने अपने और अपनी फैमिली तक रखी हुई है, मतलब मेरी छोटी सिस्टर है और भाई हैं। ईमेल्स आ गई, अब आपने टाइम बनाया हुआ है कि लेट्स सपोज 8 घंटे इसने देखनी है, ये जो जिसके हाथ चढ़ गई ईमेल? बिल्कुल ऐसे सब रात 8 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक मेरी ड्यूटी होती है, ऑफिस के अंदर होता, मोबाइल्स और सारी चीज़ें भी मतलब मेरे पास ही होती हैं। और दूसरा, जिन चीज़ों का टेक्निकल मुझे नहीं पता उसकी मैं थोड़ी सी मतलब क्लाइंट से डील करके उसके बाद जो उसका रेलिवेंट बंदा है उसको जो है ना मैं उसके असाइन कर दूंगा। मैंने फाइवर पे फाइवर गो के वो लिए हुए प्लान्स लिए हुए, इसमें आप टीम मेंबर्स को ऐड कर सकते हो, यानी कोई टीम मेंबर आपने किसी को एनिमेटर हायर किया हुआ है तो आप उसका मेल लेके उसको अपने साथ ऐड कर दोगे, तो जो स्पेसिफिक क्लाइंट के रेलिवेंट आप उसको एक्सेस दोगे, सिर्फ वो उस क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकता है, उससे बात कर सकता है, उसको गाइड कर सकता है। अच्छा, क्लाइंट स्पेसिफिक भी हो जाता है वो? हाँ, क्लाइंट स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक क्लाइंट मैंने डेडिकेट कर दिया कि आप उसको देखेंगे, आप उससे कम्युनिकेशन करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन आप अकाउंट की किसी और चीज़ के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो फाइवर ने सारी चीज़ों को, बल्कि फाइवर इन चीज़ों को तो खुद सपोर्ट करता है कि आप अपनी टीम को लेके चलें, आप साथ लोगों को, टीम मेंबर्स को ऐड करें, तो उसने बड़ी सारी चीज़ें इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी हैं फाइवर ने। अच्छा, अब किन किन स्टैक्स को, किन किन फील्ड्स को कवर कर रहे हो? मतलब उन 15+ जो अकाउंट्स हैं आपके, जी सर, उन सब में एक ही सर्विस चल रही है या डिफरेंट सर्विसेज चल रही है? नहीं सर, डिफरेंट सर्विसेज हैं। उनमें ऑन पेज एसईओ भी है, ऑफ पेज एसईओ भी है, और उसके बाद वेबसाइट डेवलपमेंट है, जैसे वर्डप्रेस के आगे सब कैटेगरीज हैं वो भी हैं, उनके साथ ग्राफिक्स का भी काम है। सब कैटेगरी से क्या मुराद है कि वर्डप्रेस में जैसे मैंने आपको बताया कि एक कैटेगरी हम कवर कर रहे हैं कि ऑटो ब्लॉगिंग की, ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट्स हम बना के देते हैं क्लाइंट्स को $100 में, 200 में। और स्टिल चल रही है ये चीज़ें? चल रही हैं सर, चल रही हैं। और उसके बाद ग्राफिक्स का है, और दूसरा मेरी जो ज़्यादा मेन ग्रिप है वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्लस मार्केटिंग पे है। मैनेजमेंट में मतलब उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज करते हो? जी सर, उनके पोस्ट अकाउंट्स करना, को क्रिएट भी करना, उनका कंटेंट बनाना है, डिजाइनिंग करनी, उनको पोस्ट करना, और क्लाइंट ने अगर कह दिया है तो उनका कोई मेटा से ऐड भी चला देना है। उन्होंने जो है ना, उन्होंने अब तक मुझे 10 क्लाइंट्स दिए हैं। ओके, अच्छा, रेफरल मतलब बेसिकली क्लाइंट उनके हैं, लेकिन उनका सारा काम हम कर रहे हैं। ओके, वाइट लेबलिंग करा रहे हैं आप? वाइट लेबलिंग करवा रहे हैं, और उनकी जो है ऑलमोस्ट 2 साल से, मतलब वो सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म चलने वाला वही क्लाइंट है, और वो सारी पावर भी, सारे काम को, सारी चीजों को उसी एक क्लाइंट ने दिया है। शुरू में तो मैं इसको सीरियस ही नहीं ले रहा था, क्योंकि वो ना प्राइस थोड़ी कम दे रहा था और कह रहा था कि मैंने लॉन्ग टर्म चलना है, लॉन्ग टर्म चलना है। तो मैंने कहा क्लाइंट तो सारे ही ऐसे कहते हैं अपना काम करवाने के लिए कि भी ये काम करोगे तो मैं आपसे प्रोजेक्ट और दूंगा। मैंने उसको सीरियस नहीं लिया, उसने अपना नंबर भेज दिया व्हाट्सएप पे, तो मैंने उसको मैसेज किया, फिर उसके साथ थोड़ी सी बात हुई, तो वो फर्दर इतना रिलेशनशिप कंटिन्यू चला कि 2 साल हो गए, अभी तक उनके सारे जो ब्रांड्स हैं उनकी सारी चीजें हमारे पास हैं, बल्कि उनमें से उनकी कुछ वेबसाइट्स को हमने एसईओ की भी सर्विसेज दी थी। अच्छा, वो कितना उनको चार्ज करते हैं और आपको कितना देते हैं? सर उनको मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट उनको $800 से लेके $1,500 तक एक क्लाइंट को वो चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, पर मंथ? और हमें वो जो पे करते हैं ना, वो $200 से लेके $500 तक। उसने बताया हुआ कि मैंने आपको आउटसोर्स किया, सारी मतलब मेहनत फेयर इनफ। तुम्हारे पास उसकी रेलिवेंट टीम है, सारी चीजें वो कंटेंट क्रिएट करती हैं, उनसे अप्रूव करवा के फिर उसकी डिजाइनिंग करनी है, फिर उनको स्केड्यूल कर देना है। मतलब एक ही दफा आपने ना ऑलमोस्ट उनके 10 से 15 डेज का कंटेंट स्केड्यूल कर दिया, वो खुद ब खुद पोस्ट होता है। फाइवर पे हाई टिकट क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने का क्या कोड क्रैक किया आपने? ये देखेंगे, मेरा स्लोगन ये है कि हमेशा अपने आप को अप सेल करना चाहिए। जब आप लो सेल करते हो तो एक क्लाइंट का कॉन्फिडेंस आप पे जो है ना वो लॉस हो जाता है, वो आप पे इतना सीरियस नहीं लेता आपको। सीरियस नहीं लेता। तो अब ऐसे भी नहीं है कि आपने बिल्कुल न्यू अकाउंट बनाया, आपका कोई रिव्यू नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रख दो तो वो भी आपके लिए इशू बनेगा, ठीक है। लेकिन हाई टिकट क्लाइंट्स को आप जाके बाकी गिग्स को देखें, एक्सप्लोर करें, देखें किन लोगों के पास ऑर्डर्स इन क्यों हैं, तो उन सारी चीज़ों को कवर करके आप अपनी गिग को डिज़ाइन करें। और अगर आपकी ऑलरेडी थोड़ी बहुत वर्थ है प्रोफाइल पे, आपकी पुरानी प्रोफाइल है, आपके पास कुछ रिव्यूज़ भी हैं, तो आप अपनी प्राइस को हाई करके और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को यूज़ करते हुए आप क्लाइंट को इंगेज कर सकते हैं। बल्कि मेरे ख्याल से फ्रीलांसिंग का 80% जो है वो रिलाई आपकी कम्युनिकेशन पे करता है। अब कम्युनिकेशन को लोग यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या टिप्स आप देना? सर इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अब लोग समझते हैं कि सिर्फ इंग्लिश में बात कर लेना ही कम्युनिकेशन है, तो बिल्कुल वो भी है। आपने इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, क्लाइंट को आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन उसके प्रॉब्लम को आपने पहले अंडरस्टैंड करना है, फिर उसको उसका सोल्यूशन देना है। आपने उसको थोड़ा सा अपना इंट्रो देने के बाद आपने उसको बताना है कि
आपके प्रॉब्लम को मैं किस तरह से जो आप कह रहे हो इससे भी ज्यादा अच्छा एनहांस कर सकता हूँ। फिर उसको अपना थोड़ा सा पोर्टफोलियो बता के उसको कम्युनिकेट करके मैंने ये देखे सर कि जो क्लाइंट्स आगे कहते थे हमारा $200 बजट है, उनसे $800 निकलवाया सिर्फ कम्युनिकेशन के थ्रू। क्या कम्युनिकेशन करते हो, वही तो पूछ रहा हूँ सर उनके रेलिवेंट जो मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैंने आपको $200 पे हायर किया, हाउ वुड यू कम्युनिकेट विद मी कि मैं आपको $800 देने पे तैयार हो जाऊँ? लेट्स सपोज आपने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया है कि जी आपने मेरे अकाउंट की ना मैनेजमेंट करनी है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करनी है। उसमें मैं आपको कहूँगा कि आपकी वो कंटेंट क्रिएशन और डिजाइनिंग जो सारी चीज़ें हैं, साथ में आपकी वेबसाइट देखूंगा कि भाई आपकी वेबसाइट जो है ना इसकी जो ऑन पेज एक तो स्पीड इसकी ठीक होने वाली है, फिर इसमें ये इश्यूज हैं, सारे इश्यूज को अपसेलिंग करोगे भी अपसेलिंग करेंगे, उनकी एक प्रेजेंटेशन बना के उनको ये सारी इश्यूज बताएंगे कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं आपकी सेम निशेस वाले उनकी ये प्लस पॉइंट्स हैं और आप इन चीज़ों में लूज कर रहे हो। तो इनको अगर हम कवर करें तो आप अपने सेल्स को या अपनी सर्विसेज को ज्यादा सेल कर सकते हो। जब आप क्लाइंट को वैल्यू दोगे तो डेफिनेटली क्लाइंट आपको भी वैल्यू देगा। तो उसके प्रॉब्लम को पहले अंडरस्टैंड करना है, फिर उसको उसका सोल्यूशन देना है। अच्छा, एक कॉमन सा आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि एआई आने की वजह से जी फाइवर पे जो है ना क्लाइंट्स कम हो गए हैं, तो आपका क्या इसके बारे में ख्याल है? सर मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एआई के आने से काम ना कम हुआ है ना खत्म हुआ है, काम करने का स्टाइल चेंज हो गया। कि जैसे अब देखें, अब हम पहले जो काम हम 2-3 घंटे में करवा रहे थे वही काम हमारा आधे घंटे में हो रहा है। और अब जो बिल्कुल क्लाइंट्स बड़े हैं कि कम हुए हैं? आपकी नीश पे डिपेंड करता है। अब अगर आपकी नीश ही एक ऐसी थी जो एआई ने कवर कर लिया, जैसे लेट्स सपोज आप कोई डिजाइन कर रहे थे, बैनर बना रहे थे, कुछ चैट जीपीटी बना रहा है, जेमिनी बना रहा है, उसमें भी क्लाइंट को नीड है आपकी। लेकिन अगर आपने स्किल ही चूज छोटी किया, अब आप उसको लेके बैठ रहे हो कि भाई मेरे तो क्लाइंट्स नहीं आ रहे और फाइवर पे काम खत्म हो गया। अगर आपकी स्किल अच्छी होगी, आपको ग्रिप है पूरी एसईओ पे, उसको कंप्लीट आप सोल्यूशन दे रहे हो। अगेन आपने 2019 से स्टार्ट किया, आपने कोविड का एरा जब पीक था हर चीज, जी सर बिल्कुल ऐसे है, वो भी एक्सपीरियंस किया, अब भी एआई वाला एरा भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आपके ख्याल में डिक्लाइन आया है, सेम है, इंक्रीज हुआ है, कहाँ सर? पहुंचे? जो छोटी स्किल्स थी ना जिनको एआई ने बिल्कुल ही मतलब कवर करने की कोशिश की है, उन पे थोड़ा बहुत इफेक्ट आया है, लेकिन जो बड़ी स्किल्स थी, जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। अभी मैं आपको ये अकाउंट दिखा दूं तो रस्ते में आते फाइवर पे मेरी एक सर्विस थी, वाइट स्क्रीन ऑफ डेथ नहीं होती वर्डप्रेस की, किसी दौर में होती थी, तो उसमें मैंने अच्छा खासा पैसा बनाया। तो ऑब्वियसली वर्डप्रेस अपडेट हुआ, हर चीज अपग्रेड हो गई, तो सर्विस डाई हो गई। अब मैं ये कहूँ कि फाइवर बंद हो गया तो ये ज्यादती होगी। बिल्कुल सर, आप स्किल को अगर आप अपडेट नहीं करते तो फिर तो आपका उसमें अपना कसूर है ना। आपको स्किल के साथ, आपको सारी टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करना है और अपडेट भी रखना है सारी चीजों के साथ साथ। अब एसईओ भी देखें तो 2018-19 वाली ओल्ड ट्रेडिशनल एसईओ जमीन आसमान का अब वो फर्क चेंज हो चुकी है। आपकी एजेंसी की जो सबसे प्रॉफिटेबल सर्विस, सबसे प्रॉफिटेबल मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो वो यही सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्लस मार्केटिंग रही है। क्योंकि इसे एक क्लाइंट ने हमें इतना ज्यादा पे किया है कि उसकी वजह से ही हमने अपने सारे मतलब के एजेंसी को खड़ा किया है। अच्छा, माशाल्लाह, टीम को एक्सपैंड किया है, सारी चीजों को एक्सपैंड किया है। फाइवर पे तो ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, फिर जब एसईओ को किया तो एसईओ की सर्विसेज भी काफी ज्यादा हाईली पेड है। इनमें $4,000 से लेके $6,000 तक भी एक क्लाइंट हम क्लोज कर लेते हैं ऑफ पेज एसईओ का। अच्छा, मंथली ऑफ पेज एसईओ सॉल्यूशंस उसको दे के $6,000 तक भी क्लाइंट को फाइवर के ऊपर क्लोज किया हुआ है। जबकि लोगों का ये कंसेप्ट है कि फाइवर तो $5 या $10 से ज्यादा, मतलब लोग उस मैच से निकलना ही नहीं चाहते। मतलब $10 $15 जो है ना उससे आगे मेंटल बैरियर है बेसिकली, मेंटल बैरियर है। अच्छा, आप कैनवा क्रिएटर भी हो, मतलब ये कैनवा क्रिएटर है क्या प्रोग्राम, और ये क्या सीरियस इनकम स्ट्रीम है? सर ये 2021 में कैनवा ने ना इंट्रोड्यूस करवाया था कि आप कैनवा पे एज ए क्रिएटर काम कर सकते हो। कि आप जो टेम्पलेट्स बनाओगे या आप एलिमेंट्स हमें बना के दोगे, जो बच्चे यूज करते हैं टेम्पलेट रियल एस्टेट के लिए कर लें, किसी भी चीज के लिए कर लें, उन्होंने कहा कि हमें आपने टेम्पलेट्स बना के पब्लिश करने हैं, जो प्रो बायर्स हैं या जो भी उनको यूज करेंगे तो उनकी हम आपको रॉयल्टीज पे करेंगे। तो 2021 में ये ओपन था प्रोग्राम, लेकिन 2022 के स्टार्ट में उन्होंने बिल्कुल क्लोज कर दिया। मतलब तब कोई भी ज्वाइन कर सकता, अब मैनुअली आप उनको अपनी सारा पोर्टफोलियो बताते हो, वेबसाइट देते हो, अभी भी कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा पिक एंड चूज कर दिया है। आप पिक एंड चूज कर दिया है। पहले हम ऐसे था कि हम टेम्पलेट्स बना के अपलोड कर लेते, फौरन वो अप्रूव हो जाते थे। अब वो अप्रूव नहीं होते कैनवा, मतलब हमने 100 टेम्पलेट्स बना के सबमिट किए ना कैनवा को, तो उसमें से मैक्सिमम 30-40 स्पैमिंग से बच रहे हैं ना, बिल्कुल वो स्पैमिंग से बचना चाह रहे हैं। लेकिन काफी अच्छा प्रोग्राम है रॉयल्टीज। उसमें एक अकाउंट से हमने $10,000 जनरेट किया। वो अकाउंट मेरे पास लॉगिन है, मैं उसको भी आपको दिखा सकता हूँ पेमेंट्स में। अच्छा, फ्रीलांसर्स अपनी ग्रोथ स्लो क्यों कर लेते हैं? मतलब मैंने एक पैटर्न देखा है कि हमारे यहाँ जो $2,000 तक पहुंच जाता है तो वो $2,000 पे स्टक हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। इन योर केस मैंने देखा कि आप 15 अकाउंट्स की तरफ चले गए, तो इट शोज के यू आर सीरियस अबाउट योर ग्रोथ। तो इस मामले में क्या गाइड करोगे? सर इसकी रीजन एक ये भी है कि जब 2019 में मैंने स्टार्ट किया था तो हम थे एज ए स्टूडेंट थे, सेकंड ईयर में चल रहे थे, तो हमारा खर्चा 100-200 रुपया था। यकदम से फाइवर पे आए तो पहले मंथ ही $200-250 हो गए, काफी ज्यादा वो अर्निंग थी। फिर जो सेकंड मंथ था मेरा फाइवर पे, वो $1,100 को क्रॉस किया उसने। उससे काफी ज्यादा इंस्पायरेशन मिली, सारी चीजें मिली, लेकिन उससे मतलब थोड़ा सा ये कह लें कि ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गए। क्लाइंट से थोड़ी सी मेरे से बहुत पैसे आ जाएंगे, क्लाइंट से थोड़ी सी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज होगी। फाइवर ने ये नहीं देखा कि आपका लेवल 2 है, आपका जो मर्जी, उन्होंने फौरन अकाउंट सस्पेंड
स्पेंड कर दिया। और सर मैं कहता हूँ वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। जाटू नखरे आ गए, $1100 का मतलब मैंने उसको ना, इंडियन क्लाइंट था, उसने $10 का ऑर्डर दिया, उसमें से लोगो बनवाना था, फिर बाद में कहीं इसकी 3D मॉकअप्स भी दो, फिर इसको कहीं इसको एनिमेट भी करके दो। मैंने कहा $10 में आप जान लोगे। उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, फाइवर ने ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया कि आपका हम स्टैट्स भी आपके उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे गुस्सा उस पर था। तो मैंने उसको 1-2-4 सुना दी। तो उन्होंने कहा आपका बायर के साथ रूड बिहेवियर है, कोई वार्निंग नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट उन्होंने अकाउंट सस्पेंड कर दी। तो वो लिटरली सर वो पॉइंट था कि मैं जो है ना, मुझे 2-3 दिन बुखार रहा और मैंने उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सीरियस लिया, लेकिन वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। अगर वो अकाउंट कैंसिल ना होता तो मेरी ये जो ग्रूमिंग है, ये सारी ग्रोथ है, ये नहीं होनी थी। उसके बाद सर मैंने दोबारा से सारी प्रिपरेशन के साथ वो जो वायलेशंस की थी, उन सारी चीज़ों को कवर करके मैंने दोबारा से फाइवर पे आया। फाइवर में मेरे कोई ऑलमोस्ट सर कोई 10 से 12 लेवल 2 के अकाउंट से ब्लॉक हो चुके हैं। अच्छा, मतलब वो जब वो उस चीज़ को मैंने कवर किया तो नेक्स्ट आइडेंटिटीज किसकी यूज करते हो, रिश्तेदारों की या? सर आइडेंटिटीज रिश्तेदारों की भी यूज हो जाती हैं, फिर हर चीज का सोर्स है। अब ये देखेंगे मार्केट में बंदे बैठे हैं, पाइनियर के अकाउंट्स बना, मतलब ये अनएथिकल सी चीजों में हो जाते हैं, लेकिन आपको जरूरत पड़ती है। लेकिन यार पाकिस्तान है ना, सर पाकिस्तान है ना। पड़ता है। अब देखिए फाइवर ने एक दफा ब्लॉक कर दिया तो वो तो कहते हैं आप दोबारा नहीं आ सकते, तो मैं दोबारा नहीं आ सकता तो मैं कहाँ जाऊंगा, फिर काम तो उनसे ही लेना है मैंने। तो उसके बाद आईडीज मतलब अकाउंट वेरीफाइड आपको सेल के लिए मिल जाते हैं, अकाउंट लेवल 2 का भी मिल जाता है, लेवल 1 के भी मिल जाते हैं, पाइनियर के अकाउंट मिल जाते हैं, पेपल के अकाउंट मिल जाते हैं, सारी चीज़ों का सोल्यूशन है। मतलब वो जो अकाउंट थे, मैंने उस पर जो रूड बिहेवियर था उसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड हुआ। फिर नेक्स्ट मैंने अकाउंट बनाया, उसके साथ सेम पाइनियर अटैच कर दिया। अब मुझे था कि भाई मैंने कोई वायलेशन भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। अकाउंट मेरा जब $3000 के पास जाता है ना, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तब फिर मैंने उसको एक्सप्लोर किया, देखा कि भाई मैं पाइनियर सेम अटैच कर रहा हूँ। अपनी तरफ से मैं पाइनियर का मेल चेंज कर देता था कि मतलब मेल चेंज करने से जैसे उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा, लेकिन मेल चेंज करना नहीं। पाइनियर की एक पाइनियर आईडी होती है, उस पे फाइवर आपको पेमेंट करता है। अब वो मेरी पाइनियर आईडी सेम थी, तो वो उसकी वजह से जो भी अकाउंट था वो अकाउंट सस्पेंड कर देते थे। तो जब उस चीज़ को भी मैंने पकड़ा, सारी वायलेशंस को कवर कर लिया, तो उसके बाद सर 2021 से लेके आज तक कोई अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ, ना कोई वायलेशन की है, ना कोई इशू बना है, किसी किस्म का मैच्योर हो गया ना, मैच्योर होगी सारी चीज़ें। अच्छा, अगर आपको अभी जीरो से स्टार्ट करना पड़े, आप 2019 वाले इरा में हो, व्हाट यू वुड डू इन नेक्स्ट 90 डेज? सर 2019 और 2020 में जो था वो एक अलग सिनेरियो था। अब अगर स्टार्ट करना पड़े उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, क्योंकि तब सैचुरेशन बहुत ज्यादा कम थी। जब पैंडेमिक आया तो तब बहुत ज्यादा लोगों ने जंप किया फ्रीलांसिंग। मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जो पहले जॉबियंस थे, जॉब करते थे, उन्होंने जब पैंडेमिक आया, क्लाइंट भी तो बड़े थे ना लॉकडाउन की वजह से। बिल्कुल सर, क्लाइंट बड़े थे, सारी चीजें बड़ी थी, लेकिन उन जॉबियंस ने आके जब फाइवर को, फ्रीलांसिंग को जब इसको एक्सप्लोर किया तो वो उसके ऊपर स्टिक हो गए कि भाई ये तुम्हारे जॉब से अच्छी चीज है, तो उन्होंने उसके ऊपर चीज को कंटिन्यू कर लिया। तो अब पहले से थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन अगर आपकी अपनी स्किल पे ग्रिप ज्यादा है, आपको कॉन्फिडेंस है, तो अभी भी आप अपनी स्पेस बना सकते हो। फाइवर में आप आओ, फाइवर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, उसकी सब कैटेगरीज में जाओ, तो आप अपनी स्पेस और अपना वहाँ पे अपना लेवल बना सकते हो अभी भी आगे। उसमें अगर आपको ज्यादा शॉर्टकट में जाना है तो आपको थोड़ा बहुत 1-2 वो VVROs वाला करना पड़ेगा, क्योंकि वो सर्वो मैंडेटरी है, उसके बगैर VVROs कैसे सेफली कैसे यूज कर सकते हैं? सर VVRO में इस तरह से कि VVRO सेलर्स भी, न्यू जो सेलर्स है ना, उनके साथ काफी ज्यादा मतलब ये नाइंसाफी समझ ले कर देते हैं। अभी मेरे पास रिसेंटली एक बच्ची आई अकाउंट सेल करने की, लेवल 1 उसका अकाउंट था, 7-8 रिव्यूज थे उसको, कि VVRO सेलर ने 1.5-2 लाख के रिव्यूज सेल कर दिए। तो उसने कहा सर मैंने ये रिव्यूज लगवाए हैं, तो अब ये मैं अकाउंट मेरा रैंक तो नहीं हुआ, मैं इसको सेल करना चाह रहा हूँ। तो VVRO सेलर्स को मतलब ना उसमें से बहुत ज्यादा मार्जिन वो रख लेते हैं। मतलब एक बंदा पहले से ऑलरेडी वो इन चीजों से डसा हुआ है कि वो वहाँ पे अपना स्पेस बनाना चाह रहा है, वो उसको ना उसके बाद जो बच्चे जो सारी चीजें होती हैं वो उसको वो दिखा के काम करते हैं उनके VVROs भी। लेकिन अगर बंदे को खुद नहीं पता है कि उसको VVRO जिससे ले रहा है वो किस टाइप का उसका सेटअप है, क्या उसके बायर अकाउंट का स्टेटस है, सर टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती रहती है। खुद ही बायर का सेटअप लगाया हुआ है? सर मेरा अपना बायर सेटअप है, मैंने सर्विसेज ली हैं, सारी चीजें ली हैं, लेकिन आई स्किल में जब मैंने ये सारी चीजें की तो मुझे वहां से ये भी पता चला कि ये VVRO का सेटअप है वो अपना लगा सकते हैं। और लिटरली जब से वो मैंने अपना सेटअप किया ना, मेरे काम को आप ये कह लेंगे 30x बूस्ट मिला है। मतलब सर कोई ऐसी सर्विस नहीं है, कोई ऐसी स्किल नहीं है कि जिसको अभी मैं रैंक नहीं कर सकता। मुझे 1 वीक का टाइम दे, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी, मैं अपने अकाउंट से करूंगा, वो गिग बूस्ट पे चली जाएगी। कैसे सेटअप लगाया जाए वैसे? सर सो सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वही USA वाली RDP है, उसके साथ पाइनियर का कार्ड है और पेपल का पेमेंट मेथड है, और वो VVRO सिस्टम है। तो पेपाल और पियोनियर आईडीज बाय कर लें? बिल्कुल बाय करनी पड़ती है। मतलब डेफिनेट ये भी चीज़ है कि भाई एक बंदा आया ही न्यू सेलर है, उसके पास न्यू अकाउंट है, तो वो तो बायर सेटअप नहीं बना सकता, उसको काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि RDPs की फीस है, फिर पेपल सस्पेंड हो जाते हैं, फिर कार्ड्स कभी कभी नहीं लगते हैं यार। तो जो बंदा अगर मतलब $150 स्पेंड करके आप $1000 तक पहुंच सकते हो, नॉट बैड आइडिया ना सर। अब देखे ना, अब वो एक बायर का सेटअप लगा लेगा, एक बायर से कितने ऑर्डर्स लगा लेगा, उसको बायर चेंज करना पड़ेगा। मतलब उसको सर्विस तो लेनी पड़ेगी VVRO वाली की, लेकिन
उसको उसकी सर्विस लेने से पहले उसको रिसर्च करनी पड़ेगी कि मैं जिस बंदे से वीवीआरओस ले रहा हूँ अपना होता ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी ना। अब ये मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ कि अभी मेरे दोस्त के साथ ऐसे हुआ है, टीम मेंबर ही है, उसने मुझे नहीं बताया, फेसबुक से किसी से रिव्यू बाय कर लिया। अब उसने क्या किया कि वो सस्ता दे रहा था, रिव्यू बाय किया है, उसको पैसे दे दिए, ऑर्डर उसने डिलीवर किया है, तो उसने आगे से रिस्पॉन्स नहीं दिया, कस्टमर सपोर्ट के पास जाकर उसने ऑर्डर कैंसिल करवा दिया, पैसे भी ले लिए प्लस उसका ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। उसका अकाउंट सर नेगेटिव इम्पैक्ट, टॉप रेटेड लेवल का उसका अकाउंट था, $25,000 उसकी अर्निंग थी। चंद 100 के पीछे जो है ना उसके अकाउंट पे वार्निंग आ गई। अब इसमें जो बच्चे वीवीआर में सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो ये मिस्टेक करते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट कोई और होती है, उसके अगेंस्ट वो डिलीवरी करते हैं, वो रैंडम डिलीवरी कर देते हैं। वो जो मेरा स्टूडेंट था, टीम मेंबर था, उसको पता था, उसने जो बायर ने रिक्वायरमेंट दी थी उसी के अकॉर्डिंग ही डिलीवरी की हुई थी। तो हम फाइवर के पास गए, हमने कहा कि भाई ये रिक्वायरमेंट थी बायर की, हमने वो सेम डिलीवरी की है, आपने हमें क्यों वार्निंग दी है? मतलब बायर ने अगर ऑर्डर कैंसिल भी कर दिया है या आप कह रहे हो मैंने एम्प्टी डिलीवरी की, एम्प्टी डिलीवरी नहीं है, वो जो उसने रिक्वायरमेंट्स दी थी हमने वही डिलीवरी की है। तो फाइवर ने हमारा सारा केस स्टडी किया, उन्होंने वार्निंग भी रिमूव की, उसने उस अकाउंट का जो था वो स्टेटस भी रिमूव कर दिया कि कैंसिल ऑर्डर जो है ना आपके अकाउंट को इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब इस तरह से फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा स्कैमिंग है। अगर आपने ये शॉर्ट वे भी यूज़ करना है तो उसका भी एक तरीकाकार है, उसको लीगल वे से लेके चले, बायर प्रॉपर आपको रिक्वायरमेंट दे, उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ऑर्डर बना कर दें, फिर आपकी कम्युनिकेशन भी उन्हीं सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो डेफिनेटली आपकी गिग को भी बूस्ट मिलता है, आपके अकाउंट को भी बूस्ट मिलता है। लोग कहते हैं कि ये जो इवेंट्स होते हैं टाइम वेस्ट होता है, टॉक्स होती हैं उसमें कोई वैल्यू नहीं होती, बट आप कह रहे हो कि आपकी एक अटेंडेंस ने जी सर, हमारा एक ग्रुप कनेक्टेड पाकिस्तान में एक वर्कशॉप ने आपको 30x ऑलमोस्ट बूस्ट दिया, तो इस बारे में क्या कहोगे? कि सर भावलनगर में जब हमने स्टार्ट किया ना 2019 में, कुछ लोग काम कर रहे थे लेकिन कोई किसी को बताना ही नहीं, पसंद ही नहीं करता था। इवन मेरा फर्स्ट डे था यूनिवर्सिटी का, तो मेरे क्लास वालों साथ फाइवर ओपन करके बैठा था, तो साथ मोबाइल हो बाइक हो, मैंने कहा यार आप क्या काम करते हो? कहते यार वो बस कोई काम शाम करते हैं, आपके समझ की चीज़ नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक हो गया। तो 2019 में सर मैं क्रेडिट दूंगा हमारे उधर भावलनगर के मेरे आप ये कह लें टीचर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, अमार सलीम साहब, और वो SCPT 12 के वो भी हम दोनों ने मिलकर ये कोर्स लिया था। हमें इस साइड पे लाने वाले, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करवाने वाले वो खुद है। हमने उनके पास पहले ये शॉर्ट हैंड का कोर्स किया, तो उन्होंने अपने घर पे एक मीटिंग बुलाई, 20-25 लड़कों को बुलाया कि यार इस तरह से ना मोबाइल से भी पैसे कमाए जाते हैं। मैंने कहा यार उस्ताद का दिमाग खराब हो गया, अभी मोबाइल से कैसे पैसे कमा सकते हैं? अब हमें तब मोबाइल पैकेज की तरह उनकी वाईफाई लगी होती थी, मैं वहाँ पे बैठ के सुकून से गेमें डाउनलोड करनी, फिल्में डाउनलोड करनी सुकून से, लेकिन वो जो बातें कर रहे होते थे उनकी बातें मेरे कान में जा रही होती थी। उनमें से कोई 1-2 स्टूडेंट ने स्टार्ट लिया, एक स्टूडेंट का काम चला। अब जब उसकी फर्स्ट पेमेंट थी तो वो कोई पाइनियर का इशू बन गया, वो होल्ड होगी। मैंने से मैंने तुझे कहा था ये है ही स्कैम, तूने इसके ऊपर ना टाइम वेस्ट किया है, लेकिन वो उसका इशू रिजोल्व हुआ। तो हमने जो पेमेंट निकलवाई सर, वो लिटरली जब हमने हार्ड कैश निकलवाई ना, मैं बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये मोबाइल से भी अर्निंग हो सकती है। उसके बाद सर सेम डे मैंने कंप्यूटर पकड़ा, उस पर बैठ के मैंने गिग बनाई, सारा कुछ किया। 14वें दिन सर मुझे प्रोजेक्ट आ गया था, पहला प्रोजेक्ट। उस क्लाइंट ने सर बड़ा ज्यादा मतलब कि काम बहुत ज्यादा लिया, उसका $10 का प्रोजेक्ट था, लेकिन उसने काम कोई $100 का करवाया। लेकिन उसका बेनिफिट ये हुआ कि वो मुझे रिव्यू बहुत अच्छा देकर गया, और उसके उस रिव्यू से लेके आज तक जो है ना कभी मेरा काम स्टॉप नहीं हुआ। इवेंट्स का आपने कहा सर, इवेंट्स जो है ना 2022 में हमें पाकिस्तान में जहाँ पे कोई भी इवेंट पता चलता था हम लोग वहाँ पहुँच जाते थे। अब ये देखें कि हम भावलनगर से ट्रैवल करके स्पेशली वो CPC अटेंड करने में गए, हम पूरे 3 दिन वहाँ पे हमने स्टे किया, होटल लेके सारी सबकी वर्कशॉप सुनी, सारी चीज़ों को देखा। हम काम कर रहे थे, हमारे अंदर भी ये था कि भाई हम काम कर रहे हैं तो हम इनको क्यों देखें यार, स्पीकर्स हैं आके अपने वो भाषण दे रहे हैं। लेकिन वहाँ से हमने देखा कि यार जिस लेवल पे या जिस स्टेटस पे हम काम कर रहे हैं उससे आगे एक दुनिया और भी है, उससे अगले लेवल पे। फिर वो आप एक स्टूडेंट था, उसकी सक्सेस स्टोरी थी $50,000 की, जिसने वेबसाइट फ्लिप की थी, ChatGPT का पता नहीं वो बनाया था इंट्रोडक्शन। उससे हमारा मीटअप हुआ, मुझसे मिले, तो हमने कहा यार मतलब हम तो खप के $800,000 कमाते हैं, तो आपने एक ही प्रोजेक्ट $50,000 का कर दिया। मल्टीपल चीजें हमें सीखने को मिली, हमने देखा कि लोग डिफरेंट वेज में इस तरह से काम कर रहे हैं, अपने आप को हम ऐसे एनहेंस भी कर सकते हैं, वही जो हमारी स्किल है उसको हम अपसेल भी कर सकते हैं। अगर उसमें अपने साथ हम टीम ऐड कर लेते हैं, तब तो हम एज ए सोलो काम कर रहे थे और हम $800,000 लेके अपने फ्रेंड एरिया में बैठते थे ना, किसी की 60,000 अर्निंग है, 70,000 अर्निंग है, हम अपना कैलकुलेट करनी, तो हमने पता था 2-3 लाख कमा रहे हैं, हम तो भाई हीरो हैं। लेकिन जब हमने मीटअप अटेंड किए, हमने लोगों से मिले, हमने इंट्रोड्यूस किया, तो हमें पता चला कि भाई जिस मैच में या जिस चीज़ में हम फंसे हैं उससे आगे भी काम है, उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो मीटअप्स ने काफ़ी ज़्यादा हमें इस चीज़ में हेल्प किया है। तो सैयद अरसलान अली शाह साहब देख लें, अब आपके इवेंट की वजह से बंदा माशाल्लाह 30x कर जी सर, बिल्कुल मैं कनेक्टेड पाकिस्तान को भी इसका क्रेडिट दूंगा। बल्कि उससे पहले इनका बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में एक ग्रोथ समिट हुआ था, जिसमें आपने आना था, हम आपकी वजह से यहाँ पे आए थे, लेकिन आप बाहर चले गए थे, आप नहीं आ सके थे। हमने वो भी अटेंड किया था, वहाँ पे इस्माइल भाई भी थे, अरसलान भाई भी थे, बाकी सारे थे, वो भी अटेंड किया था। तब SCPT में एनरोल नहीं था, फिर CPC हुआ, फिर CPC में गए, तब हम एनरोल हो चुके थे। फिर आई स्किल्स का यूथ समिट हुआ, आई थिंक 24 में हुआ लास्ट टाइम, वो भी हमने अटेंड किया था। तो ये समिट से चलो इस बार आप दोनों एज स्पीकर हो गए वहाँ पे इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट थिंग, जो आपके जूनियर्स अभी आए मार्केट में आ रहे हैं, जो नए बच्चे आए घबराए होते हैं, उनको हाथ पाँव फूले होते हैं, पसीनों पसीन हुए होते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं किसी
किसी नई दुनिया में आ गए हैं, ये सारे एलियंस घूम रहे हैं, इनको हम जानते नहीं हैं, ये दुनिया के लोग हैं नहीं जो हम घर बार छोड़ के आए हैं, उनको क्या मैसेज दोगे कि वो किस तरह अपने आप को काम डाउन करें, किस तरीके से कंसिस्टेंट रहें? सर बिल्कुल ऐसे है, जब हम भी इस चीज़ में आए थे, इस फील्ड में आए थे, आप लोग जो मीटअप्स में सेमिनार्स में खड़े होकर बातें करते थे ना, वो बातें हमारे सर से ऊपर गुजर जाती थी कि मतलब जो है ना, जब हम इस फील्ड में थोड़े न्यू थे, ये बस अब न्यू बाई की बात कर रहे हैं। अब एक बच्चा है, उसने लेक्चर ही स्टार्ट किया, मतलब उसका 20-22वां लेक्चर हुआ है, तो वो शुरू से ये माइंडसेट लेके आते हैं, ये प्ले करते हैं भाई हम जाते ही $1000 से स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ नहीं, उनको ये चाहिए कि स्किल आप सीख रहे हैं ना, उसमें से एक कैटेगरी को पकड़ के उसके ऊपर अपनी फुल ग्रिप बनाए, उस पर अपनी एक्सपर्टीज बनाए, फिर लोकल किसी को सर्विसेज दें। जो आप लोकल इंटर्नशिप या लोकल किसी को सर्विसेज देते हैं, वो आपकी वेस्ट नहीं जाती हैं, वो आपका पोर्टफोलियो बनाती हैं, आपको कॉन्फिडेंस देती हैं। जब आप किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के पास जाएंगे, अगर आपके पास लोकल मार्केट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा तो आप उसको एंगेज कर सकते हैं, आपके पास उसका नॉलेज होगा। तो डेफिनेटली जो न्यू बाइज होते हैं, हम सारी चीज इधर उधर देखते हैं, बंदों को देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको कोई नजर आता है कि ग्राफिक्स वाला पैसे कमा रहा है, वो उधर चल पड़ते हैं, कोई एनिमेशन वाला नजर आता है, उधर चल पड़ते हैं, कोई अमेज़न वाला देखा उस साइड पे चल पड़े। सर ये मतलब इंसान सीखता है सारी चीजें। मैंने मल्टीपल चीजें सीखी हैं, अमेज़न के मैंने कोर्स किया हुआ है, एटसे पे भी मैंने सेलिंग की है, उसके बाद एंड्रॉइड पे मैं अभी भी डेवलपर हूँ, मेरा डेवलपर अकाउंट है एंड्रॉइड के ऊपर, एप्स भी पब्लिश की हैं, फिर उसके बाद SCPT भी किया, सारी चीजें। लेकिन उनमें जो एक मेन चीज जो थी वो मेरी सर्विसेज थी, जिन पे मेरी ग्रिप थी कि मुझे बिजनेस डेवलपमेंट आती है, कि मैं बिजनेस लेके आ सकता हूँ। तो उसमें चाहे मुझे कोई भी नीश मिल जाती, कोई भी कैटेगरी, मैं उसको लेके कंटिन्यू कर सकता था। तो न्यू बाई को ये चाहिए कि बजाय इसके कि इधर इधर की रेलिवेंट चीजों में इन्वॉल्व होने के, एक चीज को माइंड में रख लें, उस पर अच्छी तरह से ग्रिप हासिल करें, फिर उसके किसी लोकल क्लाइंट को ढूंढे। लोकल क्लाइंट मिल जाते हैं, या अपना फाइवर का ही अपना अकाउंट बनाए सब कैटेगरी में जाके, तो वो इन हो सकते हैं। स्पेस है, ऑलवेज स्पेस होता है, फाइवर पे भी स्पेस है, अपवर्क पे भी स्पेस है, बाकी लोकली क्लाइंट्स भी आप हंट कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो आप स्किल सीख रहे हो उसके ऊपर आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपको उसके रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन हो, सारी चीजों उसको आप कवर कर सकते हो, आप उसके रेलिवेंट कम्युनिकेशन कर सकते हो, तभी आप क्लाइंट को एंगेज कर सकते हो। अगर आप बगैर उस चीज को, बगैर पूरा नॉलेज लिए आप अपना एक बना लेते हो, अकाउंट बना लेते हो, आप एक या दो क्लाइंट को तो गेड़ा दे लोगे, तीसरे क्लाइंट ने पकड़ लेना कि भाई इस बंदे के पास पूरा नॉलेज नहीं है, तो इसने मेरा टाइम भी वेस्ट किया। मंथली रेवेन्यू कितना है? सर मंथली रेवेन्यू अभी SCPT से पहले की बात करें तो 1000 से कभी ऊपर हो जाता था, कभी नीचे हो जाता था। अभी मैंने आपको बताया मेरे पास 15-16 अकाउंट है। ये जो सिंगल अकाउंट्स मोबाइल के अंदर लॉगिन है, इसकी लास्ट मंथ की भी अर्निंग $5000 प्लस है, और इस टाइम जब हम बैठे हैं इस टाइम की भी उसकी $5000 प्लस अर्निंग है। प्लस वो जो मेरा क्लाइंट्स है वो 10 ब्रांड्स के एक हैंडसम अमाउंट वो पे करता है। मैंने आपको एक आइडिया दिया कि 200 से लेके 500 के बिटवीन वो पे करता है। 2 साल उसको हो गए हैं, कंटिन्यूसली वो हमारे साथ काम कर रहा है। इवन मेरे साथ जैसे पैसा क्या करते हो यार? अब इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब ये शुरू में बूस्ट आया ना, सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर किया है अपने सिटी में भी, मोहल्ले में भी, सारी चीज़ों में जब ये नाम निकला तो डेफिनेटली आपके कुछ लाइक करने वाले लोग भी होते हैं, कुछ डिसलाइक करने वाले भी लोग होते हैं। हमारा वो थोड़ा सा विलेज टाइप का एरिया, तो मेरा जो ड्राइंग रूम था ना सर, वो हमेशा ओपन रहता था। वहाँ पे सारे दोस्त आ जाते थे, अपने लैपटॉप्स लेके बैठे रहते, हमने काम करते रहना। तो लोगों को पता था, इधर उधर से गुजरते थे कि भाई यहाँ पे बच्चे ना लैपटॉप लेके बैठते हैं, तो पता नहीं कोई ना वो प्रिंटिंग मशीन लगाई, उन्होंने वो डॉलर्स प्रिंट कर रहे हैं। 2024 की बात है कि हम लोग ऐसे ही बैठे थे रात के 1 बजे के, मतलब एक बंदा दाखिल हुआ है हमारी ड्राइंग रूम के अंदर। ये रियल इंसिडेंट है, सिर्फ वो जो आप कह रहे हैं शुरू में था शोबाजी थी, जब अर्निंग होनी, स्टेटस लगा देना, गाड़ी ले ली मैंने, फिर मैंने घर को बनवा लिया, मैंने ये प्लाट ले ली, सच इंट्रोड्यूस करवाई। तो अभी मेरे पास 4 दोस्त ही बैठे थे हम लोग ना, एक बंदा एंटर हुआ सर, उसके पास बड़ी गन थी, वो एंटर हुआ, फिर उसके पीछे एक आदमी और आ गया, फिर 6 आदमी सर वो मेरी ड्राइंग रूम के अंदर आ गए। इतना कोई ड्राइंग रूम था, 4 लोग हम बैठे थे, और एक दफा से तो हमें ऐसे लगे कि जैसे पता नहीं कोई ना कोई दहशत गर्दाना कोई सिस्टम हो गया। उन्होंने आते ही जो है ना ग्लव्स वगैरह डाले, जैसे कोई बंदा ना कोई बड़ी हीस्ट पे आता है। उनको किसी ने रैकी की हुई थी कि भाई ये बंदे नए नए आए हैं, इन्होंने घर के अंदर सोना और पता नहीं क्या क्या चीजें रखी होगी। उन्होंने आते ही पहले हमारे लैपटॉप्स जो थे सारे इकट्ठे करके रख दिए, मोबाइल्स ले लिए। एक दो जो मेरे दोस्त थे उनकी तो बल्कि वो उनके शलवारों के साथ हाथ ही बांध। तो हमें उन्होंने टोटल जर्क माल बना लिया, मतलब उन्होंने जो जो चीज़ें उनको मिली वहाँ से कलेक्ट कर ली। मुझे था कि ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने अपनी जो करनी थी वो चीज़ करके यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद सर वो घर में एंटर हुए, और मतलब वो फैमिली थी मेरी, सबको जगा के पूरी उन्होंने अपनी तरफ से तसल्ली की। मैंने उन्हें कहा भाई ना तो आपको यहाँ पे कैश मिलेगा, ना ही कोई गोल्ड है, आप जिस रैकी पे आए हो आप गलत जगह पे आ गए हो। कहते यार होने से आ गए हैं जिम्मे भी है, मतलब उनसे ना नॉर्मली बात कर रहे थे। 2 जो हमारे दोस्त थे जो वो बिल्कुल सुन्न हो गए, तो उन्हें पता ही नहीं था कि वो ना सर डेफिनेटली देखे ना, अब आपने कभी लाइफ में फेस ही नहीं किया है। 6 बंदे इकट्ठे आ गए, वो भी इतने ज्यादा वेपन्स के साथ, सबके पास वेपन था। तो ये जो शो ऑफ का था या जो अर्निंग का, ये सारी चीजें बताने का, ये मुझे जिसका नेगेटिव इंपैक्ट हुआ था। फिर उसकी FIR भी रजिस्टर हुई, फिर उसके बाद पुलिस की 5-6 गाड़ियां, कैदी वैन आ गई कि फिर डाकू बैठे हैं, आपने उनको पकड़ना है, प्रिजन वैन आ गई, DSP आ गए, सारे मामला हुए। लेकिन उसके बाद मैंने ये रिजल्ट निकाला कि काम करना भी है ना तो उसको शो ऑफ नहीं करना, अपने लिमिट तक जो है ना छुप के करना। चले, थैंक यू सो मच रिहान।